पत्रकार रवीश कुमार का सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं क्या लिखते हैं। रवीश कुमार लिखते हैं, हिंसा कोई समाधान नहीं है, चाहे वो घटिया पत्रकारिता के खिलाफ ही क्यों ना हो। राजेश प्रियदर्शनी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बयान का अनुवाद किया है। आप पढ़ें। वैसे इसे प्रेस परिषद ने कभी मेरे मामले में कुछ नहीं कहा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस में से एक होते हैं। काउंसिल ने अर्नब गोस्वामी पर हुए कथित हमले के बारे में जो कुछ कहा है उसका हिंदी अनुवाद नीचे है। मैं इस बयान से सशब्द सहमत हूँ। ज़रा गौर से पढ़िएगा तो कई बातें समझ में आएंगी। ख़ास तौर पर दूसरे और तीसरे पैरे पर ध्यान दें। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये जानकर स्तंभ है कि श्री अर्नब गोस्वामी पर कथित हमला हुआ है और यह हमला बतौर पत्रकार उनके विचारों की वजह से हुआ बताया जा रहा है। इस देश के हर नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, जिसमें पत्रकारिता भी शामिल है। इसमें ऐसे भी विचार हो सकते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं कि वो ऐसी आवाज़ों का गला घोटने की कोशिश करे। हिंसा कोई समाधान नहीं है, चाहे वो घटिया पत्रकारिता के खिलाफ ही क्यों ना हो। काउंसिल इस मामले की निंदा करती है। राज्य सरकार से उम्मीद करती है कि वो हमलावरों को पकड़े और उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए काउंसिल के चेयरमैन ने मुख्य सचिव और मुंबई पुलिस कमिश्नर के जरिए राज्य सरकार का निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले से जुड़े तथ्यों के बारे में पूरी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपे। आगे रवीश कुमार ने फिर से लिखा है, 33 करोड़ गरीबों के खाते में 31,235 करोड़ चले गए हैं। सरकार की नज़र में अब मिडिल क्लास। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारी वर्ग का ख्याल रखने के साथ साथ गरीबों का बखूबी ध्यान रखा है। हम इस बात से अवगत हैं कि गरीबों का एक बड़ा वर्ग कई तरह की दिक्कतों से गुजर रहा है। उसे अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि मोदी सरकार ने 33 करोड़ गरीब लोगों के खाते में 31,235 करोड़ रुपए दिए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। इनमें से 20.05 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 10,025 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हर खाता धारकों को 3 महीने में 500 रुपये मिलेंगे। महिलाएं खुश भी हैं कि मोदी जी ने कुछ दिया है, कुछ नाराज़ होंगी, लेकिन ये तो चलता ही है। 2,82,00,000 लोगों ने खाते में 1,405 करोड़ रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में पहली किश्त चली गई है। हर खाते में 2,000 रुपये। 16,146 करोड़ पैसा जा चुका है। 10.6 लाख कर्मचारियों को भविष्य निधि फंड से 162 करोड़ रुपए दिया गया है। 2.17 करोड़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 34,097 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। 49.27 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज दिया गया है। 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक दाल दी गई है, अलग अलग राज्यों को जा चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2.66 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिया जा चुका है। 33 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पैसे और अनाज मिले हैं। सरकार ने ये मदद ना की होती तो स्थिति भयावह हो सकती थी। सरकार को और अधिक पैसे गरीबों को देने चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि 7,500 रुपये हर किसी के खाते में जाए। मुझे लगता है कि अभी चुनाव नहीं है तो कांग्रेस की बात सरकार मान भी लेगी और मान भी लेनी चाहिए। गरीब को सबसे पहले बिना किसी राजनीतिक नुकसान या फ़ायदे के मदद मिलना चाहिए। कांग्रेस का सुझाव अच्छा है कि हर गरीब के खाते में 7,500 रुपये दिए जाएं। मध्य वर्ग और सरकारी कर्मचारी वर्ग जानता है और समझता भी है कि सरकार की वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 और उसके पहले चली आ रही खराब अर्थव्यवस्था का बुरा असर पड़ा है। इसलिए दोनों ही वर्ग इस विषम परिस्थितियों में एक स्वर से निर्विरोध सरकार के साथ खड़ा है। सिर्फ खड़ा नहीं बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कोविड-19 के मोर्चे पर ड्यूटी भी कर रहे हैं। कोविड-19 के दौर में प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौकरी और सैलरी गंवाने वाले मिडिल क्लास के राष्ट्रीय चरित्र से भी
हतप्रभा हूँ। उसने अपने हितों की बिल्कुल परवाह न की और अपना मन जमात और गोदी मीडिया के भड़काऊ पत्रकारिता में रमा लिया है। दुनिया को विकसित देशों में मिडिल क्लास को नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, लेकिन भारत का मिडिल क्लास बेरोजगार होकर हिंदू मुस्लिम डिबेट से सुख की प्राप्ति में लीन है। भारत में बेरोजगार ऐसे ही खुश हैं। उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नफरत और प्रोपोगंडा वाले मीम की सप्लाई होती रही है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिन लोगों की नौकरी चाहिए, लेकिन उनके लिए बुरी खबर है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे करोड़ों नौजवानों को अब भर्ती की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करना भी इस संकट के वक्त में देश हित के साथ देना है। ऐसे नौजवान कभी पीछे नहीं हटेंगे। उनके पिछले साल की मेहनत बेकार जा सकती है। ना तो नतीजे आएंगे और ना ही भर्तियाँ होंगी। पता नहीं बेरोजगार और नौजवानों का क्या होगा। चिंता तो होती ही है। अमेरिका में 5 हफ्ते में 2,65,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। हर बेरोजगार के परिवार के एक सदस्य को $1,200 मिलेगा। पिछले हफ्ते 44 लाख लोगों ने आवेदन किया है। भारत के मिडिल क्लास और बेरोजगार हुए लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। बस जमात और थूकने को लेकर गलत ही सही, मगर कुछ ना कुछ खबर और व्हाट्सएप मीम की आपूर्ति बनी रही है। कितने बेरोजगार हुए और उन्हें भत्ता चाहिए या नहीं, ये सब सवाल भारत में नहीं है। भारत विश्व गुरु है। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों से उनकी मर्जी के बगैर एक दिन का वेतन कोविड-19 के लिए बने नए प्रधानमंत्री कोष में योगदान के लिए लिया गया। कर्मचारियों ने इसका बहुमत से स्वागत किया। कुछ लोग होंगे तो ऐतराज़ कर रहे थे। अब सरकार ने कर्मचारियों के हित के लिए एक और अच्छा फैसला लिया है। जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि रोक दी है। इससे सरकार को हज़ारों करोड़ की आर्थिक बचत होगी। यही नहीं, जिन्हें पेंशन मिल रही है उन्हें भी महंगाई भत्ता की वृद्धि नहीं मिलेगी। हम सभी को खर्चे सीमित करने होंगे और जितना मिल रहा है उतने में ही जीना पड़ेगा। पहले भी ये वर्ग लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर कर दिखाया है, इस बार भी मोदी जी के समय में कर दिखाएगा। मैं इस बारे में स्पष्ट हूँ, बल्कि विरोधियों को जवाब देने के लिए प्रातः 5 बजे थाली भी बजाकर दिखा देगा। सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर सबकी गलतियों का बचाव कर लेंगे। ये वक्त पॉजिटिव होने का है। कोविड-19 पॉजिटिव होने का नहीं है। मैंने सुना है कि हरिशंकर परसाई जी शानदार लिखते हैं। आगे रविश कुमार लिखते हैं, कोटा में फंसे बिहार के छात्र, बच्चों जैसे बहाने बनाती बिहार सरकार। असम सरकार ने डबल इंजन चार्टर विमान से अधिकारियों का दल जयपुर भेजा है, ताकि असम से जयपुर की यात्रा का समय बचे और वो कोटा जाकर अपने छात्रों को ले आएं। इन छात्रों को विमान से नहीं ले जाया जाएगा। उधर बिहार सरकार जिद पर अड़ी है। पटना हाईकोर्ट में कहा है कि वो तालाबंदी के नियमों का पालन सख्ती से कर रही है। हंसी आती है। क्या बिहार सरकार ये कह रही है कि बाकी राज्य तालाबंदी के नियमों को तोड़कर अपने छात्रों को ला रहे हैं? तालाबंदी के नियम कोई अंतिम बार के लिए नहीं बने। रोज इनमें ढील दी जा रही है, बदलाव हो रहे हैं। अगर इतने सारे राज्यों ने नियम को तोड़कर अपने छात्रों को वापस बुला लिया है तो क्या उन्हें इस अपराध के लिए सज़ा भी मिलेगी? हाईकोर्ट ही बता दे या नीतीश कुमार वो किताब दिखा दे जहां लिखा है कि बाकी राज्यों ने नियम तोड़े हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बता सकते हैं कि उनकी नाक के नीचे असम चार्टर प्लेन भेजे जा रहे हैं और अपने छात्रों को कोटा से लौटने के लिए इस गैर कानूनी काम के लिए इजाज़त क्यों दी गई है? किसने दी? जब राजनीतिक में जनता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो धर्म को राजनीतिक समझने लगती है तो राजनीतिक दल उसे अपना गुलाम समझने लगते हैं। मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार जनमत के नुकसान की कोई चिंता ना करे। कोविड-19 के समय धर्म के नाम पर जो जहर बोया गया है वो राजनीतिक फल देगा। बिहार की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था को अनदेखा करते इन्हीं बच्चों के माँ बाप हर दम पर सांप्रदायिकता के प्रति अपनी वफादारी निभाएंगे। उन्हें व्हाट्सएप में बस थूकने को लेकर मीम की सप्लाई होती रहे ताकि वो गरीब सब्जी वाले से नाम पूछते रहें। आगे फिर रविश कुमार ने लिखा है फेसबुक पोस्ट पर, 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 1684 नए मरीज। मुंबई में मरीजों की संख्या 3 दिन में ही 1000 से अधिक। मुंबई में 1000 की संख्या तक पहुंचने में 30 दिन लगे थे। उसके बाद 6 दिनों में ये संख्या 2000 हो गई। उसके 4 दिन बाद ये संख्या 3000 हो गई और अब 3 दिन बाद 4000 के पार हो गई है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई में कोविड-19 के बढ़ने की रफ्तार क्या है।
मुंबई में कोविड-19 से 4025 से अधिक मामले सामने आ चुके। महाराष्ट्र में कोविड-19 की संख्या 6427 से अधिक हो चुकी है। राज्य में 283 और अकेले मुंबई में 167 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। धारावी में जहां 8 लाख लोग रहते हैं, वहां कोविड-19 के मरीजों की संख्या 214 पार कर चुकी है और 13 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 23,077 हो गई है। 24 घंटे में 1684 नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट में भी 24 घंटे में सुधार हुआ है, 19% से बढ़कर 20.57% हो गया है, यानी कि 718 लोगों की मौतें हो गई हैं। 19 मार्च को गुजरात में कोविड-19 के 2 ही मामले थे। 23 अप्रैल यानी महीना बीते बीते राज्य के 33 में से 29 जिलों में कोविड-19 के केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने की प्रतिशत भारत में सबसे कम है, 6.3%, जबकि भारत का औसत 19% है। केरल में कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद 75% मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले सामने आए, लेकिन यहाँ ठीक होने का प्रतिशत 13 ही है। गोवा में रिकवरी रेट 100% है, जिसमें कोविड-19 हुआ और वो ठीक हो गया। उत्तर प्रदेश में 9.3% ही ठीक हो रहे हैं। गुजरात में कोविड-19 से 95 लोगों की मौतें हो चुकी है। राज्य में मृत्यु दर अधिक है, 4.1% है। भारत में मरने वालों की संख्या का औसत 3.2% है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।